हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में। ये सब हमने देख चुका था। स्टेटिव वर्ब एंड द डायनेमिक वर्ब, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, बी वर्ब क्या होती है, ये सब हमने ऑलरेडी देख रखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमने सोल्व कर रखे थे। सी स्पीक्स क्लियरली क्यों आया है आपको पता है। स्पीक्स हमारा डायनेमिक वर्ब है, दैट्स वाई यहाँ पे साथ में हमारा एडवर्ब लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी लॉफ्ट हमारा एक्शन, डायरेक्ट एक्शन को बता रहा है, दैट्स मीन ये हमारा डायनेमिक वर्ब है और यहाँ पे हमारा जो है एडवर्ब है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब कर रखा है हमने। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा होगा प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा, रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ऑलरेडी मैंने उसमें बहुत सारे ले चुका हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स। ठीक, आप जाके क्लास देख सकते हैं ना। वापस आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, जनरली हम क्लासिफिकेशन को जो हमने बनाया है वो है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला तो मेन वर्ब हो गया, सेकंड हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब हमारा एक्चुअल मीनिंग को शो करता है। कोई भी सेंटेंस में जो एक्चुअल मीनिंग दे रहा है ना, वो हमारा देता है मेन वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राम इज प्लेइंग, ठीक है, तो ये जो प्ले है हमारा वो एक्चुअल मीनिंग बता रहा है कि एक्चुअल में राम क्या कर रहा है। राम हमारा प्ले कर रहा है, प्लेइंग। ठीक है, और जो इज है हमारा वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो कि सपोर्ट कर रही है मेन वर्ब को। और इसका एक और काम है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इसका काम है टेंस आइडेंटिफाई करना। ये जो इज आया यहाँ पे, इस क्या है, इस प्रेजेंट में लगता है, कब लगता है, सिंगुलर के केस में। अगर वहीं प्लूरल रहता तो दे के साथ में आ रहा था। पास्ट रहता है, सिंगुलर रहता तो वाज आता, और प्लूरल रहता तो ओवर रहता। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये मेन सपोर्ट तो करती है मेन वर्ब को, लेकिन इसका एक और काम है कि ये है टेंस आइडेंटिफाई का काम भी ये करती है, टेंस को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा टेंस है। ठीक, चलिए मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब, अब इसको आगे देखेंगे हम। ठीक है, वैसे तो वर्ब हमने देख रखे हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने इसको क्लासिफाई किया हूँ मेनली मेन वर्ब में और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब में, तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेन वर्ब में हमारा दो और क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है हमारा ट्रांजिटिव और दूसरा होता है हमारा इनट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वो वर्ड होते हैं जिसके सामने क्या लगता है, सब्जेक्ट वर्ब और साथ में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, वो कंप्लीट रहता है। इसका मतलब यह है ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। ठीक है, आगे हम अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक, जबकि ऑक्सिलरी वर्ब की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ फर्दर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, और सेकंड में कर सकता हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब हम फर्दर देखेंगे, बस ये चार्ट आप बना लो। ठीक है, मूविंग अहेड, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, हमको वर्ब जो है उसको नीड पड़ती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि वो कंप्लीट कर सके उसका सेंटेंस, उसका मीनिंग हमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमें उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट को लेता है,
ठीक, जैसे कि यहाँ पे सी प्लेड द पियानो, यहाँ पे अगर हमें टेंस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब जो भी है उसको आइडेंटिफाई करने की बात करूँ तो कहाँ पे क्या होगा, सी हमारा क्या है, सी हमारा ऑब्वियसली सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। इस केस में क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक, और ऑब्जेक्ट हमारा ये है, प्लेड हमारा वर्ब है और द हमारा आर्टिकल है, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा पियानो है, ठीक। अब मान लो पियानो को मैंने यहाँ मिसिंग कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी प्लेड द क्या, टेस हो जाएगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, क्या बजाया उसने। तो हमें सेंटेंस कैसा लग रहा है, बिना पियानो के, बिना ऑब्जेक्ट के हमको सेंटेंस लग रहा है इनकम्प्लीट, राइट। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ही हमें इसकी आवश्यकता होगी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, यानी कि हमको बताना पड़ेगा किसने गिटार बजाया या पियानो बजाया है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे जो प्ले है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि प्ले जो है, प्ले के लिए ही लग रहा है ऑब्जेक्ट। हमें ये तो बताना पड़ेगा ना, क्या बजाया, पियानो बजाया, गिटार बजाया, ठीक। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आते हैं इंट्रांजिटिव पे। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं लगता, ठीक। डू नॉट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक। हो सकता है प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो लग जाए उसमें। प्रीपोजिशन का कैसे, अभी देखते हैं। प्रीपोजिशनल जो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसकी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्लास में, ठीक है। नहीं पता तो एक बार फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिसिंग है वो कौन सा मिसिंग होगा, वर्ब का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग होगा, ठीक है। हो सकता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आए, ठीक। अब यहाँ पे सेंटेंस आप देखो, जॉन स्माइल्ड, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। हमको ऑब्जेक्ट लगाने की नीड है क्या यहाँ पे, नहीं, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि जॉन ने स्माइल किया, ओके, स्माइल किया होगा। हो सकता है यहाँ पे एट मी हो जाए, ठीक है, या एट यू हो जाए कि जॉन ने स्माइल किया किस पर, आप पर, मुझ पर। तो ये एट क्या है, एट की अगर मैं बात करूँ तो एट हमारा है यहाँ पे प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, चाहे वो मी हो या यू हो, देम हो, कुछ भी हो यहाँ पे, वो हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। इस केस में जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर वर्ब के जस्ट बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है दीज वर्ब डू नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं तो कई बार सेंटेंस में ये लिखा रहेगा जॉन स्माइल्ड एट यू, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट पहचानो, तो आप सोचोगे यार ऑब्जेक्ट तो मी है, आप क्या लगा दोगे, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक। नथिंग हैपेंड, तो कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब क्या कहलाते हैं, ये एक्शन शो नहीं करते हैं, पहली बात, एक्शन शो नहीं करते। इंस्टेड इसके बदले वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करता है और सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज में ये हो सकता है, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कॉमन यहाँ पे वर्ब है, जैसे कि अपीयर, फील, लुक, सीम, साउंड, स्मेल, टेस्ट, बिकम, ठीक है, फील, सीम्स, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो आपने इसको किस में पढ़ा है, आपने इसको पढ़ा है स्टेटिव वर्ब में, और स्टेटिव वर्ब ही क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब ही कहलाती है, ठीक है, क्योंकि लिंक कर रहा है ना, अपीयर, फील होना, महसूस होना, ठीक है। वास्तव में ये क्या है, स्टेटिव वर्ब में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या हो सारा, ये स्टेटिव वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता है, हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक। जो वर्ब बी वर्ब है उसमें बी वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब भी कहला सकती है, ठीक है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का क्लासिफिकेशन केवल एक ही चीज़ में या एक ही डिवीज़न में सीमित हो,
ठीक है, वो अलग अलग चीज़ों में हो सकता है सेम वर्ड। ठीक है, जैसे कि सम वर्ब जो है डायनेमिक भी है, स्टेटिक वर्ब भी है। ठीक है, चलिए ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। ठीक है, इसमें आता है दो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें इज एम आर वाज वर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बी की फॉर्म है। ठीक है, इज आम और वाज वर, ठीक है, विल बी, ठीक है, सेल बी। तो ये जो बी है ये बी की फॉर्म है। ठीक है, हैव और डू, तो ये जो भी है हमारी ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इसमें बी वर्ब भी है हमारी और साथ में क्या है हमारे, ये हमारा साथ में हैव भी है। हैव की सब फॉर्म है जितनी फॉर्म होती है, और हमारा डू की जितनी फॉर्म है वो भी है। तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूँ तो ये डिनोट करते हैं मूड को या फिर मोड ऑफ द सब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, सूट, यूज टू, नीड, डेयर। ठीक है, और इसके अलावा और होता है ऑट टू। ठीक, नोट कर लो इसको। चलिए अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे। अभी हमने पढ़ा है ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है, जिसमें क्या पढ़ा है हमने, देखो एक बार। हमने पढ़ा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है हमारा, बी वर्ब, बी की फॉर्म आती है। ठीक है, इसके साथ में हैव आता है और डू आता है। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई। ठीक है, इसके साथ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, सूट, यूज टू, नीड या डेयर। ठीक, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को और मैं डिटेल में जाके पढ़ाऊंगा आपको कि ये क्या होती है। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूँ तो ये वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं जैसे कि एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो मॉडिफाई करता है, जो बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो इसमें कुछ कॉमन वर्ड है जो कि पॉसिबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब जिसके लिए यूज़ होता है। क्या है वो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, ऑट टू। ठीक, प्लीज़ नोट करो इसको। फिर हम इसको देखते हैं, कैन वर्सेस कुड क्या डिफरेंस है, मे, माइट में क्या डिफरेंस है। इससे पहले हम थोड़ा सा रूल पढ़ते हैं कि जब भी मॉडल वर्ब हम लिखेंगे, जैसे कि अगर मैंने लिखा हूँ के, कैन या कुड या मैं, कुछ भी लिखा हूँ मैंने, कोई भी सेंटेंस वो हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही कैन गोज, तो ये यहाँ पे देखो गोज हमारा कभी सही नहीं होगा। क्या होगा, ही कैन गो। क्यों सही होगा, क्योंकि हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो। और यहीं से रूल बनते हैं इंग्लिश ग्रामर के, और यहीं से आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कभी भी ही कैन गोज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या देखा है, हमने अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूँ, जो ऑलरेडी मैं नाउन में, प्रोनाउन में सब जगह पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, बताया था मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक, ठीक है, बताया था। लेकिन इस केस में जब मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो उस केस में ये थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा कैसा, कि यहाँ पर जिस तरह से सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है ना, जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैन लगा दिया और ये हमारा वर्ब लग गया, तो गोज सही तो होना चाहिए ग्रामेटिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। लेकिन उसका रूल ये है कि मॉडल वर्ब अगर बीच में आ गई तो मॉडल वर्ब के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसीलिए ये हमारा गलत हुआ। सही क्या होगा, ही कैन गो, यू शुड स्टडी। ठीक, आई बात समझ में, प्लीज़ नोट करो। रूल नंबर 1 से लेकर जितना भी बता रहा हूँ प्लीज़ नोट करते जाओ। रूल नंबर 2, मॉडल के साथ टू नहीं आता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही कैन टू स्विम, तो कैन के साथ में, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हमारे मॉडल्स हैं, इनके साथ में टू नहीं आएगा। होगा क्या, ही कैन स्विम होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑट टू, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है, कभी ऑट अकेला नहीं आ सकता, ऑट के साथ में टू ही आएगा। ठीक, ठीक है, ऑट इसका मतलब ही होता है चाहिए। ठीक है, इसको और ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा।
फिलहाल इतना याद रखो, ought का मतलब होता है चाहिए। जिस तरह सूट का मतलब सेम होता है उस तरह ought to का मतलब भी सेम होता है। ठीक। रूल नंबर 3, मॉडल का प्लूरल या सिंगुलर चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने मॉडल वर्ब लिखा यहाँ, तो मैं कभी कैन का कैंस नहीं कर सकता, मैं कैन का कैन ही रहने दूंगा। या फिर मैं कभी कैन का कैंसेस नहीं कर सकता। ये बात समझ में? मॉडल जिस वर्ब में जिस फॉर्म में है वो फॉर्म उसका फिक्स रहता है, चेंज नहीं होगा। कैन का कैन ही रहेगा, कैंस नहीं बनेगा। ठीक। दे शुड कम होगा, दे शुड्स कम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओनली पॉसिबल कि दे शुड कम। ठीक है, इसको भी नोट करो। मूविंग अहेड, रूल नंबर 4, मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड नहीं आता। एक और रूल, इसको स्टार मार्क करके लिखो। मॉडल, कोई भी मॉडल वर्ब है जो कैन, कुड, माइट, शुड, ऑट टू, ठीक है, विल, वुड, जो भी है, व्हाट एवर, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड नहीं आता। जैसे कि डू यू कैन हेल्प मी, कभी ऐसा सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट है बच्चा, इनकरेक्ट। करेक्ट होगा कैन यू हेल्प मी। ठीक है, डू उसके साथ में नहीं लगेगा, ना ही डज लगेगा, ना ही डिड लगेगा। ठीक है, जब मॉडल हमारे साथ में आएगा। ठीक, चलिए, मॉडल का पास्ट फॉर्म नहीं बनता है, मॉडल खुद ही टेंस शो कर देता है। अब इस केस में देखो क्या है, मॉडल का कभी भी पोस्ट फॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर मैंने बोला कैन, ये भी मॉडल है, कुड ये भी मॉडल है, विल ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है। अब एक बात ध्यान दो, कैन जो है, कैन का अगर हम पास्ट करना चाहे तो कैन का नहीं बनेगा, उसको लिए हम यूज़ करते हैं कुड। मतलब कैन प्रेजेंट का फॉर्म है, कुड पास्ट का। अगर कैन प्रेजेंट के एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या पावर के बारे में बता रहा है तो कुड बताएगा पास्ट के बारे में। विल, तो विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होता है, मे का माइट होता है, ठीक है, सेल का सूट होता है। ठीक है, तो मॉडल का पास्ट फॉर्म नहीं बनता है, मॉडल खुद ही टेंस शो कर देता है। अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम कुड का, वुड का, माइट का, सूट का यूज करेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड, कैन पे आते हैं। अब समझते हैं डिफरेंस कैन वर्सेस कुड। देखो, कैन का यूज होता है एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन को बताने के लिए, और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। प्लीज नोट डाउन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर मैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर कैपेसिटी की बात करूं, कैपेसिटी भी इसमें ऐड कर लेना। ठीक, तो मैं क्या लगाऊंगा, कैन। जैसे कि आई कैन रन फास्ट, कैन आई कम इन, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो। और वही क्वेश्चन जो मैंने बनाया हूँ कैन से बनाया हूँ, तो ये एक रिक्वेस्ट भी हुई ना कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मान लो आप अपने फ्रेंड के घर पे गए हों और उसके रूम पे आप एंटर कर रहे हो, तो आप बोलोगे कैन आई कम इन। ठीक है, मतलब ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, इसलिए फ्रेंड का बताया मैंने आपको। ठीक, वही अगर मैं पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए कुड लगता है। ठीक, मतलब अगर आपके टीचर से आपको बात करनी है, प्रोफेसर से आपको बात करनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, कुड यू हेल्प मी सर। ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे, कुड लगाओगे, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मल वे है। ठीक है, कौन सा वे, फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग, पूछने का तरीका। ठीक, तो हमारा जो पास्ट एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं कुड। जैसे कि ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5, मतलब वो जब वो 5 साल का था, मतलब ये बता रहा है पास्ट के बारे में। जब वो 5 साल का था तो वो अच्छे से स्विम कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है क्या, नहीं। मतलब वो पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की पावर, उन सब के बारे में बता रहा है। ठीक है, कैन वर्सेस कुड क्लियर हुआ क्या, देख लो एक बार। मूविंग अहेड, मे और माइट पे आते हैं। मे जो है हमारा परमिशन के लिए भी यूज होता है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। मे आई यूज योर फोन, हम उसकी परमिशन ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। ठीक, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, उसके लिए भी हम मे लगाते हैं, जैसे कि इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कहीं मटीरियो
लॉजिकल थिंग्स की बात कर रहे हैं हम, मतलब मौसम संबंधी चीज़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा मे आता है। जैसे कि इट मे रेन टुडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और मेट्रोलॉजिकल थिंग्स से इसलिए मे आएगा। इसे ध्यान रखना, परमिशन के लिए और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और साथ में मेट्रोलॉजिकल थिंग्स मौसम संबंधी चीज़ों के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। माइट की बात करें तो वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी किससे, मे से थोड़ी सी और कम पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं माइट यूज़ करूँगा। ठीक है, ही माइट कम लेट, हो सकता है वो लेट आए, ठीक है, तो उसमें संभावना जाता है, मतलब लगभग, वैसे तो ये लगभग ना के बराबर की संभावना है, ना के बराबर, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी तो है ना, मतलब वीक पॉसिबिलिटी। ठीक, मस्ट की अगर मैं बात करूँ, मस्ट, मस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, देखो मस्ट का हम यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को बताने के लिए, और लॉजिकल कंक्लूजन को बताने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट फॉलो रूल, मतलब आपको करना ही पड़ेगा भाई रूल फॉलो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास, यू हैव टू डू इट, यू मस्ट फॉलो रूल्स। ही मस्ट बी टायर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो बता रहा होगा एक लॉजिकल कंक्लूजन कि वो सो गया जल्दी, तो क्यों, क्योंकि ही मस्ट बी टायर्ड। ठीक, शुड की अगर मैं बात करूँ, एडवाइस, मोरल, ड्यूटी, तो इसके लिए हम शुड लगाते हैं, मतलब चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, चाहिए। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, द ट्रेन शुड अराइव सून, ट्रेन जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें जो है शुड हम इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए हम एक का यूज़ करते हैं यहाँ पे, किसका, ऑट टू का। ऑट टू का हम यूज़ कब करते हैं, सिमिलरली इसका मतलब भी हमारा चाहिए होता है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो हमारा है मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक कर्तव्य है कि आपको अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप सिविलियन हैं तो आपको जो रूल्स है फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में मैं शुड नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे ऑट टू लगाऊंगा। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, स्टूडेंट ऑट टू कंप्लीट देयर होमवर्क, सिविलियन ऑट टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, इस केस में मैं ऑट टू लगाऊंगा। तो ये जो मॉरल ऑब्लिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑट टू लगाते हैं। विल की अगर मैं बात करूँ, विल का यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, प्रॉमिस के लिए होता है, और विलिंगनेस के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूँगा, तो मैंने एक प्रॉमिस किया हूँ। ठीक है, वैसे, ठीक है, वैसे तो एक रूल आप मुझे याद आया है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ आई विल गो, और अगर मैं लिखता हूँ आई सेल गो, दोनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैन यू टेल मी प्लीज़, प्लीज़ कमेंट, पहला गलत है या सेकंड गलत है। तो इस केस में हमारा दोनों सही है। अब ऐसा क्यों है, अब उसका एक छोटा सा रीज़न है। अगर मैं जनरल सेंस की मैं बात करूँ, जनरली क्या होता है, आई के साथ में और वी के साथ में, फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ यू की, ही की, सी की, इट की, दे की, देम की, है ना, तो इन सब के लिए जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में हम क्या यूज़ करते हैं, विल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आई विल गो और आई सेल गो दोनों को मैंने सही मार्क कर दिया हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ में प्रॉमिस की, डिटर्मिनेशन की, पनिशमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, पनिशमेंट, ठीक है, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक, या फिर कंपल्सन की बात हुआ, कंपल्सन मजबूरी, ठीक है, कंपल्सन की बात हो गई। तो उन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ आई और वी की, तो उसके लिए विल लगेगा। ठीक है, मतलब
जनरल केस में आई और वी के साथ में सेल लगता है, सही है। लेकिन अगर मैं प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, दृढ़ निश्चय कि मुझे वहाँ जाना ही है, कि मैं जाके ही रहूँगा, दैट्स वाई आई विल गो, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यू, ही, सी, इट, दे के साथ में, तो वो उस केस में उल्टा हो जाता है। उस केस में इसके साथ में हम यूज़ करेंगे सेल। यानी कि मुझे अगर यू, ही, सी, इट, दे इन सब के साथ में प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, पनिशमेंट या कंपल्सन की अगर बात करनी हो, तो मैं विल न यूज़ ना करके मैं यूज़ करूँगा सेल। बस इतना सा लॉजिक है, उल्टा होता है दोनों, ठीक। आई और वी के साथ में सेल यूज़ होता है, यू, ही, सी, इट के, दे के लिए विल यूज़ होता है, जनरल फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन उसी में अगर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, पनिशमेंट, कंपल्सन आ जाता है, तो सेल को हम यूज़ ना करके विल लिखते हैं और विल चेंज होके सेल हो जाता है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है इसलिए विल आया है, ठीक है। सी विल सक्सीड, तो ये जनरल फॉर्म है इसका, ठीक है, मतलब सी विल सक्सीड, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। वुड की अगर मैं बात करूँ, तो वुड हमारा विल का जो पास्ट होता है वो हमारा वुड होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, ठीक है। हैबिट इन पास्ट, उसको शो करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही वुड प्ले क्रिकेट डेली, ठीक। और कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का यूज़ जो है वो होता है। कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आई होप विल सेल का यूज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक। ठीक, देखो सेल सजेशंस के लिए होता है, प्रॉमिस के लिए होता है, ठीक है। मोस्टली ब्रिटिश में यूज़ करते हैं इसका प्रॉमिस के लिए, और फॉर्मल वे में इसका यूज़ होता है, सेल वी स्टार्ट द क्लास, इस तरह से हम बोलते हैं ना। चलो, थक गए होंगे आप पढ़ते पढ़ते, तो ये लो मौसम्बी का जूस आपके लिए लेके आया हूँ, पी लो, ठीक है। मूविंग अहेड, ये था वो रूल, ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई वी के लिए, सेकंड थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जनरल केस में हम यूज़ करते हैं सेल, लेकिन अगर वहाँ हम प्रॉमिस की बात करें, ठीक है, वादा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन या कमांड की बात करें, तो उस केस में हम उल्टा कर देते हैं, विल को सेल, सेल को विल कर देते हैं, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे नेगेटिव रूल, मतलब मॉडल के बाद में सबसे पहली बात, मॉडल हमारा क्या होता है, हमने देख रखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, सब चीज़ें हमारी मॉडल है। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। मॉडल के बाद नॉट लगता है, कैसे लगेगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं हम तो केवल हम लगाएंगे मॉडल के बाद में, जैसे कि ही कांट स्विम, यू शुड नॉट लाई, ठीक है। आई बात समझ में। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मस्ट जो है, मस्ट के साथ में टू लगे, मस्ट के साथ में टू नहीं लगता, ठीक। ही मस्ट गो हो सकता है, ही कैन एबल टू डू दिस नहीं हो सकता, क्यों, कैन का मतलब क्या होता है, सकना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब मैं उठा सकता हूँ, तो ये सकने को बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है। तो एबल जो है वो भी एबिलिटी को बता रहा है, तो दोनों सेम बता रहे हैं ना, ये भी वही मतलब है। या तो तुम कैन को रख लो या तो एबल को रख लो, दोनों को क्यों रख रहे हो, ठीक है, ये रीज़न है। सी एबल टू डू दिस हो सकता है या सी कैन डू दिस हो सकता है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल, ठीक है, क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। मे आई कम इन सर होगा, फॉर्मल वे पूछ रहे हैं सर है तो, ठीक है। कैन कब रहता है, जब दोस्त रहता है तो, ठीक है, कैन हो सकता था। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तब की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी के लिए क्या लगेगा, कुड लगेगा। यू शुड हार्ड वर्क हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस, तो ये जनरल केस में चाहिए वाला सेंस है। इट माइट रेन होगा, ये कम पॉसिबिलिटी के लिए, मेट्रोलॉजिकल थिंग्स के लिए भी माइट का हम यूज़ कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं, तो माइट यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। इट माइट रेन टुडे मतलब कम पॉसिबिलिटी, कम संभावना, ठीक। चलिए अब आते हैं एडवांस वर्ब पे। वर्ब तो हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव, हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव,
अब पढ़ते हैं वर्ब एडवांस। एडवांस वर्ब की मैं बात करूँ तो फर्दर और क्लासिफिकेशन है इसका क्लासिफिकेशन है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं? फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक, हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ रखा था। ठीक है, नाउन से ये पढ़ते आ रहे हैं। इट शोज टेंसेस, और ये जो है ये फाइनाइट वर्ब जो है टेंस को बताता है। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, राम है, तो राम के साथ में इज आ सकता है। अगर वो हमारा प्रेजेंट में है तो वो टाइम को भी बताता है। अगर वो पास्ट में है तो वाज आ सकता है। ठीक, इट कंप्लीट द सेंटेंस, और ये जो है सेंटेंस को कंप्लीट करता है। ठीक, वही अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूँ तो ये चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जिस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है तो वर्ब यहाँ पे चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। इट डज नॉट शो टेंस, और ये टेंस को भी शो नहीं करता है। इट कैन नॉट कंप्लीट द सेंटेंस अलोन, और ये अकेला सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं कर सकता है। ठीक, अगर मैं नॉन फाइनाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 नॉन फाइनाइट देखने को मिल जाएगा, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनेटिव वो वर्ड होते हैं जो टू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि टू थिंक, टू डू, है ना। इस तरह से जो चीज़ें हैं टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हम कह सकते हैं बेस फॉर्म लगता है। जेरंड वो होता है जो हमारा जो नाउन है वो अगर आईएनजी फॉर्म में आएगा तो उसको हम जेरंड कहते हैं। और वही बात करूँ पार्टिसिपल की तो हमारा ब्रोकन। ठीक है, जैसे जिस तरह से हम बोलते हैं ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है। ठीक है, ब्रोकन हो गया, ठीक है, ड्रंकन हो गया, ये सब चीज़ें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। अब ये भी अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसको हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे और अच्छे से। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब का फीचर्स क्या होता है। इसका फीचर्स होता है कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और टेंस बताता है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। पर्सन या नंबर के हिसाब से बदलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि राम इज प्लेइंग अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे इज जो है टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। वही अगर मैं वाज लिखता तो ये पास्ट का हो जाता। अगर यहाँ पे मैं दे लिखता, दे, तो दे के साथ में आर आता। ठीक है, और वही अगर वो प्लूरल है और पास्ट में है तो वर आता। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये सब बेसिक चीज़ें ही है। तो जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ रखा है वो हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, सी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। सी इज रीडिंग प्रेजेंट में है एंड कंटिन्यूएशन में, दे वेंट होम। ठीक, अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि जिसमें टू लगता है, जैसे कि आई वांट टू लर्न, तो ये टू लर्न जो है सेंटेंस है स्विमिंग, ये हमारा जेरेंड है। इसका मतलब ये भी हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल है। द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इन माय फ्रेंड इज, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज किए हमने। ठीक है, ठीक, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब को हम इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि हम इजीली फाइनाइट वर्ब को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारी बी, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब भी सारी आती है, वो हमारा फाइनेटिव वर्ब है। अब आते हैं नॉन फाइनेटिव पे। तो नॉन फाइनेटिव का एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर मैं इन्फिनेटिव की बात करूँ, नॉन फाइनेटिव में इसके बाद 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इन्फिनेटिव है, जेरेंड है एंड हमारा पार्टिसिपल है। तो इन्फिनेटिव ये पहला है, इसको देखते हैं। इसमें हमारा टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि बेस फॉर्म लगती है। जैसे कि टू रीड, ही वांट टू रीड, ही वांट टू प्ले, ही वांट टू राइट। तो जो टू से स्टार्ट होते हैं, टू, ठीक है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऐसे कह सकते हैं, तो वो हमारे इन्फिनेटिव कहलाते हैं। जिसमें टू लगा है, जैसे यहाँ पे टू लर्न, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, मूविंग एट, जेरेंड की अगर मैं बात करूँ, देखो जेरेंड क्या होता है? जेरेंड हमारा नथिंग, बस वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है, और वो किस प्लेस पे होता है? नाउन की प्लेस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो देखो स्विमिंग हमारा क्या है? एक्चुअल में सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। सब्जेक्ट की प्लेस पे 2 ही चीज़ आ सकती है, या तो नाउन आ सकता है
या तो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट भी दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज किसी चीज़ का नाम है तो ये एक्सरसाइज है, नाउन है। और नाउ यहाँ पे देखो स्विमिंग भी किसी चीज़ का नाम है तो इसका मतलब ये भी नाउन है, लेकिन इसमें क्या है, नाउन हमारा वर्ब है लेकिन उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, आईएनजी। तो ये हमारा जेरंड हो गया। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग इन द गार्डन इज गुड हैबिट। ये सब इस तरह से जो सेंटेंस है जिसमें वर्ब में, ध्यान दो, वर्ब में लगता है आईएनजी, उस सेंटेंस को हम कहते हैं जेरंड, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगता है। और एक और शर्त कि ये जो वर्ब है किसकी प्लेस पे आनी चाहिए, नाउन की प्लेस पे आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नाउन की प्लेस पे नहीं है और तुम उसको बोल रहे हो जेरंड है क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो प्लेस पे रहना चाहिए ऑब्जेक्ट के, यानी कि नाउन की प्लेस पे वो आना चाहिए, ठीक। हम इसी तरह से तो बोलते हैं स्मोकिंग किल्स, ठीक है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट में क्या हमारा नाउन है और उसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। दैट्स मीन वर्ब इज एक्टिंग एज नाउन, मतलब वो वर्ब जो है एक्ट कर रहा है एज अ नाउन की तरह, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपल पे आते हैं। पार्टिसिपल देखो, अब यहाँ पे पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था वर्ब में एनजी लगती तो वो क्या होता है, लास्ट भी देखा क्या होता है, जिरन होता है। लेकिन कब होता है, जिरन कब होता है, जब वो हमारा नाउन की प्लेस पे हो, ठीक है, नाउन हो हमारा, नाउन की प्लेस पे वर्ब में आईएनजी लगता है तब हो। लेकिन अगर वर्ब की प्लेस पे वर्ब में आईएनजी हो लेकिन नाउन की प्लेस पे ना हो तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास में एक एग्जांपल देखा था, ये द बॉय, तो यहाँ पे देखो द बॉय में द बॉय हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। इस केस में बॉय किसी का नाम है, बॉय, तो वो नाउन है, ठीक। अब यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे वर्ब हमारी कौन सी है, वर्ब हमारी प्ले है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। मूविंग अहेड, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी जो लगती है और वो नाउन की प्लेस पे नहीं हो तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब में या तो ईडी लगेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे ब्रोकन हार्ट, ठीक है, या तो ईडी लगेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर इसके एग्जांपल देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के। देखो, अब अगर मैं कोई भी वर्ब की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गो लिखा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बेस फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब वर्ब हमेशा प्लूरल में रहती है और इसी को हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही कहते हैं कि पहले इस फॉर्म में रहती है, और उसको अगर मुझे वर्ब टू यानी कि सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा तो ये हमारा वेंट हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारी गो की गोन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डू की अगर मैं बात करूँ तो डिड रहेगा हमारा पास्ट में जिसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी डन। सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईट की, ईट होगा, एट होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा ईटन। सिमिलरली राइट, रोट एंड रिटन। देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है, कभी फर्स्ट में अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है, लेकिन कई वर्ब जो ऐसी रहती है
जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सिमिलर रहता है, और किसी का तो तीनों फॉर्म सिमिलर रहती है। ठीक है, जैसे कि टेलीकास्ट की अगर मैं बात करूँ, टेलीकास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, तो उसकी सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सब सेम ही रहेगी, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। ठीक, अब पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करें, परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें यूज होता है हैव अगर वो प्लूरल है तो, हैज लगता है अगर वो सिंगुलर है तो, और या फिर हैड लगता है अगर वो पास्ट में हो तो। ठीक है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, सी हैज written a letter। ठीक है, they had gone home। तो ये सब जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। अब कहाँ पे आप बोलोगे कौन सा हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये देखो यहाँ पे completed जो मैंने बोला हूँ ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। written, ठीक है, ये भी है, और had gone तो ये भी हमारा पार्टिसिपल है। ठीक, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसका यूज जनरली पैसिव वॉइस में भी होता है। ठीक है, और क्वालिटी बताने के लिए भी होता है। ठीक, ठीक है, चलिए अब आते हैं टेंसेस पे आते हैं। वर्ब में टेंसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मैं सिंपल टेंसेस की बात करूँ, सिंपल टेंस इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ रेगुलरली हो रही है और बस उसको सिंपली मेंशन कर दिया है। किसको मेंशन किया? एक्शन को। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस की बात करो तो एक्शन स्टिल ऑनगोइंग। ठीक है, और काम कैसा है हमारा, कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इनकम्प्लीट है। परफेक्ट टेंस की बात करूँ तो एक्शन इज फिनिश्ड। परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड है ऑलरेडी। ठीक है, परफेक्ट मतलब अपना काम परफेक्ट है, मतलब कंप्लीट है, ध्यान रखने से परफेक्ट। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब एक्शन ऑनगोइंग फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, परफेक्ट पास्ट को शो करता है, कंटिन्यूसन मतलब अभी भी ऑनगोइंग है। ठीक, आते हैं वैसे तो हमने प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। वैसे तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, टेंस में, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें जो होती है जो सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि स्टार्ट में शुरू होता है, जैसे कि राम, श्याम। ठीक है, ही, सी, ईट, नॉन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस या एस लगता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट की सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम जनरली हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लीज़ नोट करो इसको, हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। बस ऐसा देख लो एक बार। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इसका यूज़ होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है फ्यूचर इवेंट जो कि फिक्स है। जैसे कि हम जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है ना, जैसे कि पीएम कम्स टू टाउन नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा है, वो फ्यूचर की बात है, लेकिन उसको किस में ऐड कर दिया, सिंपल प्रेजेंट में। तो न्यूज़ में जो लैंग्वेज होती है वो ये वाली होती है, सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है, द इंडियन टीम गोज टू इंग्लैंड दिस मंथ, तो इस मंथ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा फ्यूचर की इवेंट बता रहा है, लेकिन फिक्स इवेंट है। वो सब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम क्वोटेशन को इंट्रोड्यूस करना है तो भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम किस किस का यूज़ करेंगे, जो कि एक्शन हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि आई एम स्टडिंग इन द क्लास, मतलब वो अभी की बात करेगा, ठीक है। टेम्परेरी एक्शन या प्रोसेस की हम बात करेंगे, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाते हैं। आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, हम क्या रेगुलर वर्क कर रहे हैं क्या, नहीं, हो सकता है वो प्रोजेक्ट को मैं 2 महीने में कंप्लीट करूँ, 3 महीने में कंप्लीट करूँ, ठीक है। तो लेकिन हम उसको किस तरह से बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही बोलेंगे कि आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक। फ्यूचर एक्शन या डिफाइनेड अरेंजमेंट में कि कोई बात है, फ्यूचर एक्शन है या डिफाइन अरेंजमेंट है, जैसे कि वो मुंबई जाने का प्लान बना चुका है और वो जाएगा कल, तो वो उसको भी हमने क्या लिखा है, हमने प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मुंबई। ऑब्स्टिनेट की अगर मैं बात करूँ, कोई जिद वाली बात है या हैबिट वाली बात है, तो उसको भी हम किस में शो करते हैं, प्रेजेंट में शो करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक। अब ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। वर्ब विथ नो कंटिन्यूस फॉर्म, सम वर्ब्स आर नॉर्मली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। अब ये जो है ये हमारा क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और हम सब जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, मतलब आईएनजी नहीं लगता है। जब आईएनजी लगता ही नहीं है तो इसमें फिर ये लगाने की जरूरत क्या है, आईएनजी, है ना। और हमने ये भी देखा था कि कुछ वर्ब होती है जो स्टेटिव भी होती है और डायनेमिक भी होती है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह से इसका यूज हो रहा है। गॉट इट। तो ऐसे जो सेंटेंस है, जो ऐसे जो वर्ब है, जैसे इमोशन, अपीयरेंस, परसेप्शन, पोजीशन, थिंकिंग, तो ये सब हमारे जो है स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और इसके साथ में कंटिन्यूस फॉर्म नहीं लगाते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म होता है हैज़, हैव या वर्ब के थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान देना, अगर जो कहीं भी परफेक्ट फॉर्म लग रहा है तो हमेशा ध्यान लोगो, जब भी परफेक्ट फॉर्म लगे, परफेक्ट लिखा रहे सेंटेंस में, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना पक्का ही पक्का है। इसलिए परफेक्ट जहाँ भी आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। प्रेजेंट है इसलिए सिंगुलर के लिए हैज़ आएगा, प्लूरल के लिए हैव आएगा, ठीक है। अब ये यूज़ होती है कंप्लीट एक्टिविटी के लिए जो कि इमीडिएटली पास्ट हुई है, मतलब अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, जैसे कि ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, मतलब वो अभी अभी गया है, इमीडिएटली गया है। पास्ट कैसा हो गया हमारा, इमीडिएटली वाला पास्ट हो गया, ठीक है। अब इसका एक रूल है, यूज दिस व्हेन टाइम इज नॉट डिफाइंड, जब हमारे पास टाइम डिफाइन नहीं रहता, ठीक है, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये दिया है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में, जैसे कि ही हैज़ कम हेयर। तो टाइम यहाँ पे दिया नहीं है कि वो यस्टरडे आया, लास्ट ईयर आया, हमें बस इतना मालूम है कि वो यहाँ पे आया है, तो टाइम हमें यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ कम हेयर, वो यहाँ पे आया है, ठीक। ही हैज़ कम हेयर यस्टरडे लिखेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा और यहाँ पे कम नहीं आएगा, केम हो जाएगा, ठीक है। अगर यस्टरडे यहाँ पे आएगा तो ही हैज़ कम हेयर यस्टरडे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही केम हेयर यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम को मेंशन कर रहा है। अगर ये दिया है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट क्या है हमारा, है ही केम हेयर यस्टरडे, कम हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक, ही केम हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, एवर, लेटली, तो ये सब हमारे कीवर्ड है। अगर ये सब हाल में आए होंगे, ठीक है, तो ये सब हमको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा, नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग अहेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव और बीन। अब ध्यान रखना देना, यहाँ पे बीन के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक। परफेक्ट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है तो यहाँ पे बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे इसका यूज़ कब करते हैं हम, जब एक्शन शुरू होता है पास्ट में और स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, अब 8 o'clock कब लगता है और 4 o'clock किसी सेंटेंस में हम देखा होगा, किसी सेंटेंस में फॉर अ मंथ या फॉर इस तरह से लिखा आता है, जैसे कि ही हैज़ बीन लिविंग फॉर 2 years। अगर मैं बोलूँ ही हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, लिविंग हेयर
फॉर 2 ईयर। तो मैं यहाँ पे सिंस लगा रहा हूँ, यहाँ फॉर लगा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ठीक, मतलब पहले तो ये आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमारा कोई काम स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से और अभी भी चल रहा है। क्यों क्यों चल रहा है? क्योंकि ये कंटिन्यूस है। परफेक्ट मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट मतलब पास्ट से चल के प्रेजेंट में भी हो रहा है, प्रेजेंट तक आया उसके बाद भी देखा कंटिन्यूस है, मतलब उसको चालू तो पास्ट में किया, प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। तो ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, मतलब वो 8 बजे से चालू किया उसने बजाना और अभी प्रेजेंट हो गया और अभी भी वो बजा रहा है। ठीक है, कुल मिला के सेंटेंस का मतलब यही है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बात कर रहा था ही हैज़ बिन लिविंग फॉर 2 ईयर, तो यहाँ पे सिंस क्यों है, यहाँ फॉर क्यों है, तो उसका भी एक डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, 8 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, एक सप्ताह से, एक वीक से, तो ये हमारा सीन्स तब उस केस में लगता है। लेकिन फोर कब लगता है? जब ड्यूरेशन की बात हो कि भैया उसको रहते 2 साल बीत गए, है ना, मतलब 2 साल एक ड्यूरेशन हो गया, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। मूविंग हेड, सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं हम, तो इसका यूज़ होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें लगता है। ठीक, और एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि इसने ऐसा कुछ किया, ही डिड दिस यस्टरडे, तो डिड क्या है? डू का सेकंड फॉर्म ही तो है ना। ट्रेन डिडंट अराइव ऑन टाइम, तो ट्रेन नहीं आई तो डिड नॉट लगा दिया हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑफनली, सेल्डम, नेवर, यूज्ड टू आदि होना, है ना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ एज अ किड आई ऑफन वेंट टू स्कूल ऑन द फूड, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी? ऑफन यूज़ किया। तो ऑफन क्या है हमारे? ये पास्ट हैबिट को शो कर रहे हैं। सेल्डम, नेवर, ये किसी चीज़ को फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कभी कभार जा रहा है या रोज़ जा रहा है या ऑफन जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है कि वो काम वो कब कर रहा है, कभी कभी कर रहा है। सेल्डम मतलब ना के बराबर कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। ऑलवेज भी, ऑलवेज की अगर मैं बात करूँ, ऑलवेज भी हमारा हैबिट को बताता है। ठीक है, जैसे ही ऑलवेज कैरिड अ स्टिक, वो हमेशा अपने साथ में एक स्टिक रखता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है, किसी भी गुस्सा आता है तो स्टिक निकालता है और उसको मारता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो हम ये क्या देख रहे हैं एक्चुअल में? हम देख रहे हैं वर्ब अलग अलग सेंस उसका निकलता है, लेकिन लिखे जाते हैं अलग अलग टेंस में। हम फ्यूचर की बात करेंगे लेकिन लिखते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, सेम हम फ्यूचर की बात करेंगे लिखेंगे हम पास्ट में। ठीक है, तो यही तो रूल है, तो यही रूल हमें पता रहना चाहिए। अब एक स्पेशल फ्रेज है आफ्टर इट इज़ टाइम, जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम की बात करें, ठीक है, हाई टाइम, इट्स टाइम टू की बात करें, तो मतलब जिस जो भी एंड हो रहा है टाइम के साथ में, तो उसमें क्या होता है? उसमें हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। अब देखो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस एक्चुअल में पास्ट का है, ठीक है, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कैसे? इट इज़ टाइम द इंडियन क्रिकेट टीम स्टार्टेड विनिंग मैचेस, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया। ठीक, चलिए, द सिंस कंजक्शन रूल। सिंस कब लगता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और हमारा सिंस क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और फोर ड्यूरेशन को बताता है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने बोला है मे थिंग्स हैव हैपेंड, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट द स्कूल, मतलब जब से मैंने छोड़ा हूँ, तो एक टाइम के ड्यूरेशन है ना। एक सेकेंड, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव लेफ्ट, तो यहाँ पे आई हैव नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या आएगा? थिंग्स, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई लेफ्ट। तो जब भी हम सिंस यूज़ करते हैं बीच में कहीं पे जो कि कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेस को, अब बोलोगे सर अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज नथिंग बट द पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, अब मैंने यहाँ अगर बात करूँ, देखो मैनी थिंग्स सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, हैपेंड, सिंस लग गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़ रहा है कौन? सिंस, बट, एंड, ये सब क्या जोड़ते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब का जो पेयर होता है उसी को हम बोलते हैं क्लॉज। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जब ऐसा होता है उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट वाली चीज़ पहले आएगी और सिंपल पास्ट वाली चीज़ बाद में। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, मतलब हैव लग गया, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम थोड़ी होगा, यहाँ सिंपल पास्ट बोला है ना उसने, इसलिए यहाँ पे मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई हैव आएगा, सिंस आई लेफ्ट द स्कूल होगा। ठीक,
ये भी रूल है, प्लीज़ नोट डाउन करो। मूविंग अहेड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें अगर हम, वाज वर आता है पास्ट में, कंटिन्यूस की अगर बात करें तो आईएनजी लगता है। ठीक, अगर एक्शन गोइंग हो रहा है, जैसे कि आई वाज प्लेइंग, ठीक है, आई वाज स्टडिंग, तो हम आईएनजी लगाते हैं और वाज लगाते हैं। सिंगुलर है तो वर लगता है, प्लूरल है तो। ठीक, अगर हम परसिस्टेंस हैबिट की बात करें तो आई वाज ऑलवेज, ऑलवेज में बताता है, हैबिचुअल एक्शन को बताता है। ठीक है, ऑलवेज वगैरह, तो हम कुछ कीवर्ड्स जो है वो लगा देंगे। ठीक, आई वाज ऑलवेज मूचिंग अराउंड, इस तरह से। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें अगर हम, जो कि डबल एक्शन को बताते हैं। अब कई बार ना क्या होता है कि डबल एक्शन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मतलब डॉक्टर आने के पहले पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो इसमें क्या हो गया, डबल एक्शन हो गया कि डॉक्टर आने से पहले डॉक्टर का आना, एक एक्शन डॉक्टर आया, दूसरे एक्शन में वो आया तो पेशेंट मर गया। तो यहाँ पे दो एक्शन हुए। तो पहला एक्शन तो ये है जो कि पास्ट में था कि मर गया था, और उसका भी पास्ट, ये वाला पास्ट हो गया। तो जो पास्ट का पास्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक, और उसके लिए लगाते हैं हम हेड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एक्शन को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड में लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और सेकंड का जो एक्शन रहेगा वो रहेगा सिंपल पास्ट में। मतलब ये जो सेकंड वाला एक्शन हुआ है, जो पहले एक्शन हुआ है वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि जो पहले एक्शन हो चुका है वो पास्ट का पास्ट है, इसलिए वहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो सेकंड में एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और यही हमारा एक रूल है, और प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करो। ठीक, जैसे कि आई हैड गॉन टू मुंबई व्हेन ही केम टू मीट मी, केम आया, कम आया क्या, नहीं, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखो हेड, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो वेंट कौन, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं सेम यहाँ पे ऐसा बोल दूँ, क्या बोलूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पेशेंट हैड, हेड लिखा, ठीक, और डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर डॉक्टर अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट एक्शन का वो मैंने पास्ट परफेक्ट में लिखा हूँ इतना पूरा, और ये जो मैंने लिखा हूँ ये सब क्या है, सिंपल पास्ट है। ठीक, और यही रूल है। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूँ तो एक कोई एक्शन जो है स्टार्ट होता है पास्ट में और कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, टू द सर्टेन टाइम इन पास्ट, कब तक हो रहा है, किसी पास्ट के टाइम तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोले कि फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन हीज फ्रेंड कम, तो ये सब बातें कब की है, वो पास्ट की है, और पूरा सेंटेंस कैसा है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हो रही थी, मतलब इसका मतलब मैं अगर हिंदी में बताऊँ क्या होगा कि वो पढ़ रहा था जब 2 घंटे तक उसने पढ़ा जब उसका फ्रेंड उससे मिलने आया था। तो ये सब पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ, ना ही ये प्रेजेंट में आया ना ही ये फ्यूचर में आएगा। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट से चीज़ें स्टार्ट हुई, पास्ट में थी और पास्ट में ही चल रही थी। ठीक, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तो हम बाद में पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, अच्छे से इसको छोड़ दो। अभी फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस जो है हमारा, सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करूँ तो सेल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन करो सिंपल फ्यूचर में। और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, जिसमें एक्शन को एक्शन जो है वो बता रहा है सम टाइम इन द फ्यूचर, जैसे कि आई सेल बी अर्निंग व्हेन आई एम 21, जो है मैं कमाने लगूंगा, ठीक है, जब मैं 21 का हो जाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो ये कुछ टेंसेस में भी वर्ब का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें अगर हम, तो फ्यूचर परफेक्ट देखो जहाँ भी परफेक्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये इंडिकेट करता है कंप्लीशन ऑफ एक्शन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के काम हो चुका था, जैसे कि आई सेल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल में इसको भी हाईलाइटेड रहना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक्शन इज प्रोग्रेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, जैसे कि कोई एक्शन है वो प्रोग्रेस हो रहा है, पास्ट में चालू हुआ और किसी पीरियड तक वो काम चालू रहा, जैसे कि तेंदुलकर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 20 years व्हेन ही टर्न 35,
मतलब वो पास्ट से चालू हुआ, किसी पीरियड ऑफ टाइम में आया और फ्यूचर में गया। जैसे कि वो अभी भी खेलेगा, विल हैव बीन प्लेइंग, 20 साल से वो खेल रहा होगा। व्हेन ही टर्न 35, जब वो 35 का हो जाएगा तब। ठीक, तो इस तरह से टेंस का हम यूज़ करते हैं। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मैंने बता चुका हूँ। नाउन में हमने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है। एदर नेदर के रूल भी हमने पढ़ चुके हैं, एदर और नेदर नोर। ठीक, सब आपका कंप्लीट है।